इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। तो IFPH द्वारा आयोजित इस दैनिक वेबिनार श्रृंखला का 531वां आज का सेशन है। और आज की जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर दीपक जगताप सिंह सर जी। स्वागत है डॉक्टर दीपक जी का। डॉक्टर दीपक जी हमारे फोरम पे काफी रेगुलर प्रेजेंटेशन देते रहते हैं और अभी हाल ही फिलहाल में उन्होंने PCOD और उसके ऊपर भी प्रेजेंटेशन दिया था और मेरे को ही मौका मिला था सर को होस्ट करने के लिए। तो आज हमारे सर का एक छोटा सा मैं एक इंट्रो दूंगी। सर कंसल्टेंट होम्योपैथ हैं और पिछले 33 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिलहाल ये दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे, सुश्रुत हॉस्पिटल पुणे और इनका अपना जो क्लिनिक है जदाब होम्योपैथिक हॉस्पिटल और क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और काफी डॉक्टर्स को इन्होंने ट्रेन किया है और काफी आर्टिकल्स लिखते रहते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर में। और 500 लेक्चर्स दे चुके हैं होम्योपैथी पे नेशनली और इंटरनेशनली। और काफी सारे अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हैं, इसमें जिनमें से एक है जीवन गौरव पुरस्कार और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो डॉक्टर जगताप का जो आज का टॉपिक है वे है अवसाद यानी कि डिप्रेशन। डिप्रेशन या अवसाद में होम्योपैथी क्या भूमिका निभाती है और किस तरह से हम होम्योपैथी से इसको मैनेज कर सकते हैं, इस पे आज डॉक्टर दीपक जी रोशनी डालेंगे। तो सर आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। जी नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं विशेष रूप से डॉक्टर मृदुल साहनी सर का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पिछले लगभग 1 साल से भी ज्यादा हुआ मुझे 6वीं बार इस मंच पर आने का मौका दिया। आज का मेरा टॉपिक है अवसाद तथा डिप्रेशन और उसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट। डॉक्टर PK रंजन, डॉक्टर वैशाली जगताप, डॉक्टर जगन्नाथ, डॉक्टर कल्याण स्वरूप, डॉक्टर नेहा कक्कर जी, डॉक्टर सीमा जाधव, डॉक्टर पंकज, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। अवसाद या डिप्रेशन, जिसके लिए होम्योपैथी में इससे दुनिया में चाहे वो मॉडर्न साइंस हो, they call it as a modern science, और else आयुर्वेदा भी हो और अन्य कोई भी पैथी हो, सबसे ज्यादा जो रोशनी डाली है वो डाली है डॉक्टर सैमुअल हनेमन ने। और उसका पूरा रिकॉर्डिंग सिम्टम 1 बाय 1 अपने मटेरिया मेडिका में तथा अपने रेपर्टरीज में उसका पूरा विश्लेषण आता है। अवसाद का बाय डेफिनेशन अगर हम सोचे तो उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ कंडीशन, बहुत सारी समस्याओं का एक समूह जिसे डिप्रेशन कहा जा सकता है। वो क्या क्या है? तो या तो एलिवेशन ऑफ मूड, मूड एकदम अच्छा और एकदम बेहतरीन और बहुत ज्यादा शार्प मूड होना, या फिर एकदम लो मूड होना, एकदम पुअर परफॉर्मेंस होना, या फिर किसी चीज में मन ना लगना, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। या और उसका और एक प्रकार जो है, इट इज अ बायपोलर डिप्रेशन। बायपोलर डिप्रेशन में भी यही उसके सिम्टम्स है, लक्षण है कि उसमें या तो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा महसूस भी करता है पेशेंट, और आगे चल के कुछ समय बाद दे फील वेरी मच डिप्रेस्ड, उन्हें बहुत ज्यादा अवसाद, निराशा महसूस होती है। तो इसके चलते होम्योपैथी में बहुत सारे उसके 3 जो प्रकार मॉडर्न साइंस ने जो दिए हैं वो प्रकारों की भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इसके समूह के बहुत सारे सिम्टम्स एकदम अल्फाबेटिकली आप कोई भी रेपर्टरी उठा लो उसमें आपको देखने को मिलते हैं। लाइक अ ब्रूडिंग टेंडेंसी, सैडनेस, डिस्पेयर, ग्लूमी, ड्वेल्स ऑन पास्ट थिंग्स, पीछे कुछ भूतकाल में कुछ ऐसी घटना हुई है जिसका दुख अभी भी उसके मन से नहीं जाता है, तो
दिस ऑल्सो dwells ऑन पास्ट बैड एक्सपीरियंस। कुछ बुरा हादसा हुआ जिंदगी में तो उसका भी दुख जारी लगातार रहता है, इसे भी डिप्रेशन कहा जाता है। ग्रीफ, इनकंसोलेबल ग्रीफ, दुखी होना या दुख भरी दास्तान जिंदगी की होना। सीरियस सिंगिंग, ये भी रूब्रिक हम मटेरिया मेडिका में या फिर हम रेपर्टरी में बहुत सारी बार पाते हैं। वीपिंग, छोटी छोटी चीजों पर या कुछ याद आने के बाद, कुछ दुख भरा इंसिडेंट्स दिमाग में फिर से एक बार जगने के बाद रोना आना, जिसके लिए काफी अच्छी खासी दवाइयां है। पल्सेटिला है, इग्नेशिया, ग्राफाइटिस, नाट्रम म्यूरेटिकम इज ऑल्सो देयर, लैक कैन और पैलेडियम जैसी दवाइयां जो है वो वीपिंग मूड और एल्स वीपिंग टेंडेंसी, उसका थोड़ा सा हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा सा अलग अलग सा है। तो वीपिंग टेंडेंसी अलग है, वीपिंग टीयरफुल मूड ये भी एक थोड़ा अलग प्रकार है। सिलिशिया इज अ टीयरफुल मूड व्हाइल पल्सेटिला हैज गॉट अ वीपिंग टेंडेंसी। तो हल्का सा उनमें बहुत फेंट लाइन है, लेकिन ये जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो अपने आप ये समझ में आता है कि टीयरफुल मूड किसे कहा जाए या फिर वीपिंग टेंडेंसी किसे कहा जाए। वीपिंग सैड थॉट्स, कांस्टेंट वीपिंग सैड थॉट्स, एम्प्टीनेस, हॉलोनेस, जैसे कि जिंदगी में कुछ जिंदगी रुकी हुई है, जिंदगी में खालीपन लगता है, ये समस्या पेशेंट्स अपने आप बताते हैं। होपलेसनेस, कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, आपको आगे चल के मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्या करना, सोच क्या रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। होपलेसनेस, ये इस प्रकार से पेशेंट डिस्क्राइब करते हैं, जिसके बारे में अच्छी खासी होम्योपैथिक दवाइयां है। ऑरम मेटालिकम है, आर्सेनिक आल्प है, हेलोनियस है, हेलेबोरस है, सॉरी हेलेबोरस है, और सोराइनम जैसी दवाइयां जो है ये आर कैरेक्टरिस्टिक रेमेडीज फॉर होपलेसनेस। बहुत सारे ये सिम्टम्स जो है ये लगातार होम्योपैथी में दिए हुए सिम्टम्स है। मैं आज के मेरे इस लेक्चर में मैं पहले 40 मिनट आपके सामने लगातार ऐसी बात करूंगा, और लास्ट के जो 10 मिनट है मैं कुछ केसेस आपको पावर पॉइंट पर दिखाने वाला हूं। तो उस दौरान थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए मात्र 10-15 सेकंड थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आप जरा समझ लेना और संभाल भी लेना। एंग्री आउटबर्स्ट, एकदम गुस्सा एकदम फूट के निकल आता है बाहर, तो एंग्री आउटबर्स्ट। हायोसाइमस जैसी दवाई है, स्ट्रेमोनियम जैसी दवाई है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज लाइक सेक्स और लाइक हॉबीज लाइक स्पोर्ट्स, किसी में भी मन नहीं लगता। ऐसे में होम्योपैथी में एनाकार्डियम अगैरिकस, कैलकेरिया कार, कोका, जेलसिनियम, फॉस्फरिक एसिड, पल्सेटिला तथा सेपिया जैसी दवाइयां होम्योपैथी में मौजूद है। अब अवसाद के जो 3 प्रकार मॉडर्न साइंस ने जिसमें विश्लेषण किया है, लेकिन आप देखिए लगातार उसमें एक ही प्रकार है जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया है कि होम्योपैथी में ये सिस्टमैटिकली लिखा भी है रेपर्टरीज में। तो बहुत ज्यादा नॉलेज, रादर देन आई वुड से कि मॉडर्न साइंस से भी ज्यादा नॉलेज होम्योपैथी के बुक्स के अंदर ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट। 250 साल 200 साल पहले से हमारे यहाँ मौजूद है। बोरिक रेपर्टरी 1902 1902 में, बोगर्स 1928, तो 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया। 1896 केंट रेपर्टरी, 1897 96 में नेर्स रेपर्टरी है जो कि है डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग के दामाद थे। तो बहुत सभी रेपर्टरीज में माइंड सेक्शन और सभी की शुरुआत जो होती है, क्योंकि हनेमान ने जो संशोधन किया उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बीमार उसका
कहना ही था कि जो भी बीमारियां हैं वो मन से लेकर शरीर तक आपको लेकर जाने वाली है। तो जो भी बीमारी मॉडर्न साइंस में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, एक कारण उसका लिखा होता है कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, साइको इज माइंड, सोमा इज अ बॉडी। जो बीमारी मन से लेकर शरीर तक फैल जाती है उसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये उसमें उन्होंने 3 प्रकार के जो अवसाद के जिससे उसका विभाजन किया है। क्लिनिकल डिप्रेशन, पहला क्लिनिकल डिप्रेशन, ये क्या होता है? क्लिनिकल डिप्रेशन में परसिस्टेंट डिप्रेस्ड मूड, लगातार डिप्रेशन, लगातार बहुत लंबे समय तक उस व्यक्ति का, उस पेशेंट का मन दुख से भरा हुआ रहता है या वो दुखी रहता है। ये डिप्रेशन मतलब क्लिनिकल डिप्रेशन का क्लासिकल सिम्टम है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, उसको घर का कोई भी काम पसंद नहीं आता। अगर वो जॉब पर जाता है तो जॉब में लगातार बंकिंग द जॉब और बंकिंग द स्कूल एंड कॉलेज ऑल्सो, मतलब वो बराबर छुट्टियां निकालता रहता है। एक दिन की अगर छुट्टी है तो वो 2-3 दिन ऐसे ही बीमारियों में व्यस्त, मतलब बीमारी का कारण दे के ऑफिस में वो नहीं जाएगा। और बाद में अपने पास ही ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर मैं पिछले 8 दिन से ऑफिस नहीं गया हूं तो सर्टिफिकेट दीजिए। तो ये पेशेंट जो है ये लगातार उनका खुद का महसूस होना, लगातार दुख में डूबे रहना, ये जो है दिस इज अ क्लिनिकल डिप्रेशन। उसके कारण क्या क्या है? एक तो कारण है बायोलॉजिकल, मतलब अपने हॉर्मोन्स में, स्पेशली सेरोटोनिन या फिर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा कम होने पर ये क्लिनिकल डिप्रेशन महसूस होना शुरू होता है। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ हादसा जिंदगी में हुआ होता है। कोई ना कोई कारण आपको केस टेकिंग, जो बराबर हनीमान और केंट जो कहते आए कि आप केस टेकिंग बहुत ही बढ़िया करना चाहिए। मुझे आज भी 33 साल की प्रैक्टिस के बाद भी आज भी लगता है कि केस टेकिंग शायद मेरा अधूरा होता है। तो ये जो दिमाग में हर, मतलब कोई भी कंप्लीट नहीं है, आखिरी सांस तक हमें केस टेकिंग पर, ये इतना मूलभूत और एकदम पहला मुद्दा है कि पेशेंट जब केबिन में आता है तो क्या शुरुआत होती है? तो केस टेकिंग से शुरुआत होती है। लेकिन कई बार ये अगर आधा छूट गया या फिर पेशेंट ने बताया नहीं और हमने पूछा नहीं, ये सबसे प्रॉब्लमेटिक है। हमने अगर पेशेंट की भीड़ में अगर उनसे कुछ पूछा नहीं या फिर हमने फेस रीडिंग भी नहीं किया, आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ इसके मन में चल रही है। लेकिन ये महसूस नहीं होता है कई बार। तो ये थोड़ा सा ध्यान हम सबको रखना पड़ता है। तो ये एक तो बायोलॉजिकल हार्मोनल है, साइकोलॉजिकल है, जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा हादसा, या तो कुछ मौत हो गई किसी की घर में, जो कि बहुत जिम्मेदार इंसान था, घर का सबका ख्याल रखने वाला जो था, और काफी यंग एज में अगर एक्सीडेंट से मौत हो गई या फिर किसी बीमारी के कारण। 2021 में कोरोना का जो दौर था, तो आप जरा थोड़ा याद कीजिए कि उसके बाद कितने सारे पेशेंट डिप्रेशन लेकर आ गए, क्योंकि उसमें मौत हो गई। कोई 28 साल का था, कोई 32 साल का था, कोई 33, कोई 35, 40 साल का। तो ये यंग लोग जो है, जवान लोग जो थे, वो उस बीमारी के शिकार हो गए। तो स्वाभाविक रूप से उसके बाकी जो फैमिली मेंबर्स है उसमें किसी न किसी को डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। और पूरे दुनिया भर में ऐसा कोई भी देश नहीं है दुनिया का जहां पर डिप्रेशन नहीं है। अमेरिका में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं। भारत में भी बहुत ज्यादा मात्रा में पेशेंट्स डिप्रेशन के पाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा खुलकर पेशेंट ऐसे सामने नहीं आते कि डॉक्टर साहब मैं डिप्रेशन के लिए आपके पास आया हूं। ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। उसके लक्षण क्या है? तो परसिस्टेंट क्लिनिकल डिप्रेशन में परसिस्टेंट
फीलिंग ऑफ सैडनेस, लगातार दुख लगता है, लगातार उनका मूड ही दुखी रहता है। लगातार दुखी रहना इज अ कार्डिनल सिम्टम ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन। नींद में बहुत ज्यादा, इसे मेजर डिप्रेशन भी कहा जाता है। क्लिनिकल डिप्रेशन को मेजर डिप्रेशन भी कहा जाता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी घर की कोई चीज हो या ऑफिस की हो या फिर अपने सोसाइटी की हो, जिस मोहल्ले में वो रहते हैं वहां किसी, अभी त्योहारों का, अभी नवरात्रि का आपके वहां पर बहुत ज्यादा उत्सव होता, बड़ा उत्सव होता है, तो नवरात्रि फेस्टिवल में कहीं पर जाने का उनका मन नहीं होता है। उनको बस अलग बैठना है और अपनी अपने दुख में वो खो जाते हैं। ये क्लिनिकल डिप्रेशन में अक्सर पाया जाता है। भूख, एक तो बहुत ज्यादा भूख लगती है या तो भूख बहुत कम होती जाती है। हम अक्सर एकदम किसी गोल मटोल इंसान ने अगर बताया कि मुझे डिप्रेशन है, तो सचमुच में वो डिप्रेशन हो सकता है। हम थायराइड इन्वेस्टिगेशन तुरंत एडवाइस करते हैं, तो आखिरकार थायराइड में कुछ गड़बड़ आ सकती है, शायद टीएसएच ज्यादा भी आएगा, लेकिन उनके मूड के बारे में पूछना जरूरी है। डिप्रेशन के बारे में पूछना जरूरी है। और ये कैसे पूछना है, क्या पूछना है, सवाल क्या होने चाहिए, ये पेशेंट टू पेशेंट बदलता रहता है। तो मैं उसके सवाल जवाब में ज्यादा उस पर फोकस नहीं करूंगा। लेकिन ज्यादा भूख लगना ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। जिन्हें लोगों को ऐसा है ना कि या तो वजन घट जाता है, पूरा दुबला पतला सा शरीर हो जाता है, ये डिप्रेशन का ये तो क्लासिकल सिम्टम है कि कोई भी अगर इसका हस्बैंड मर गया तो इसके कारण उसका लगभग 15 किलो वजन कम हो गया उस औरत का, तो ये हम जान सकते हैं। लेकिन उसका हस्बैंड मर गया और इसका वजन बढ़ गया 15 किलो, तो ये बात खटकने वाली है। लेकिन डिप्रेशन का ही एक सिम्टम यह भी, एक लक्षण यह भी है। तो भूख या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या भूख एकदम कम हो जाती है। एनर्जी लेवल, बहुत सारी गिरावट, कुछ काम करना, मतलब घर का झाड़ू पोछा हो, खाना बनाना हो, बर्तन मांजने हो, या फिर अपने जैसे जो भी ऑफिस में काम करते उनका भी, जैसे ही वो लैपटॉप खोल के ऑफिस में बैठेंगे उनका पूरा इंटरेस्ट चला जाता है और वो सिकुड़ के ऐसे ही बैठ जाते हैं, या तो सिगरेट बीड़ी या फूकेंगे या फिर चाय कॉफी में वो टाइम व्यस्त करेंगे, लेकिन वो काम पर उनका मन लगता नहीं है। ये भी डिप्रेशन का सिम्टम है। एकाग्रता, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो भी काफी हद तक गिर जाती है। ये डिप्रेशन का अनिवार्य सिम्टम है, क्लिनिकल डिप्रेशन का। सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार, ये एक क्लिनिकल डिप्रेशन। और जैसे भी किसी भी फैमिली में, किसी भी कुटुंब में अगर कोई, किसी की मौत हो जाती है या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर बहुत सारा धंधे में नुकसान हो गया, कि जितना उनका खान पान, उनका व्यवहार, उनकी गाड़ियां और जो शान शौकत थी, अगर वो अचानक से चली गई, तो ऐसे लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं। तो उनके मन में आत्महत्या के विचार तुरंत आना शुरू होते हैं। ऑरम मेटालिकम जैसी दवाई, ऑरम मूर जैसी होम्योपैथिक दवाई, नाट्रम सल्फ जैसी दवाई, ये आत्महत्या के अगर विचार मन में घूमते रहते हैं तो ये काफी असरदार दवाइयां हैं। दूसरा जो पार्ट है इज अ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर पीडीडी, कम कम मात्रा में लेकिन लगातार दुखी रहना। दुख की इंटेंसिटी जो क्लिनिकल डिप्रेशन में है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये सेकंड जो पार्ट है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसमें वो दुखी रहते हैं लेकिन लगभग अपना खींचातान करके थोड़ा बहुत काम इधर का, थोड़ा बहुत ये किया, थोड़ा बहुत वो किया, लेकिन उनकी उस काम में दिलचस्पी होनी चाहिए वो नहीं रहती है, या रुचि होनी चाहिए वो रुचि भी नहीं रहती है। तो ये जो मूड बना रहता है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्रेशन, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन,
इसे क्रॉनिक मेजर डिप्रेशन भी कहा जाता है। इसके लक्षण भी क्या है? लक्षणों में उसके कारण क्या है? कारणों में या तो अल्कोहलिक अल्कोहलिक पेशेंट्स में, या फिर ड्रग यूज, लगातार जो चरस, गांजा, अफीम, इसका सेवन जो लोग करते जाते हैं सालों से, तो उनमें इस प्रकार का डिप्रेशन पाया जाता है। शराब, मतलब शराब का एक उनका शाम का टाइमिंग हो गया तो शराब के लिए एकदम बेचैन से हो जाएंगे, लेकिन दिन भर जैसे तैसे काम निपटा लेंगे, लेकिन मूड जो है वो हमेशा ही दुखी रहता है। इस पीडीडी, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। या फिर वो पेशेंट्स जिनमें क्रॉनिक डिसीज है। आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि बीमारी के कारण इस दंपत्ति ने आत्महत्या कर दी। हाल ही में 3-4 दिन पहले पुणे शहर में एक दंपत्ति ने अपने खुद की बीमारी के कारण किसी को जिम्मेदार, वो चिट्ठी लिख के रखा था कि किसी को जिम्मेदार ना ठहरा है, हम अपनी खुद की बीमारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। तो कैंसर पेशेंट हो, लगातार उसका दर्द, कीमोथेरेपी का दर्द, या फिर जो भी ट्यूमर हो, कुछ भी हो, हेयर लॉस हो जाता है, आईब्रोज, आई लैशेस चले जाते हैं, तो उसके कारण मुझे ही क्यों हुआ, इसको नहीं हुआ। मैं तो कुछ नहीं खाता हूं, मैं तो शराब नहीं पीता हूं, मैं बीड़ी तंबाकू नहीं खाता हूं, मैंने कुछ भी नहीं गलत काम नहीं किया है जिंदगी में, मैं तो लगातार बचपन से लेकर हमारे घर में संस्कृति, हम स्पिरिचुअल लोग हैं, फिर भी मुझे ये बीमारी क्यों हो गई। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की महिला है, बहुत सारी बार ये उनकी शिकायत रहती है कि ब्रेस्ट कैंसर मुझे ही क्यों, मुझे ही क्यों, क्योंकि मुझे तो कोई किसी चीज की एडिक्शन नहीं है, कोई आदत भी नहीं है, फिर भी मुझे ये बीमारी हो गई। तो ऐसे पेशेंट जो कि लगातार बीमार रहते हैं, या फिर उन्हें दर्द सहना पड़ता है उस बीमारी का, ऐसे पेशेंट्स में परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखी जाती है। उनमें होता क्या है? या फिर नींद की डिसऑर्डर, नींद, इंसोम्निया, नींद ना लगना एक प्रमुख शिकायत पीडीडी में देखी जाती है, नींद ना लगना। और स्ट्रेसफुल इवेंट्स इन द लाइफ, लाइक स्ट्रेसफुल इवेंट कोई भी हो, चाहे कोई चल बसा हो, घर का किसी का मृत्यु हुई हो, या एक्सीडेंटल डेथ हुई हो घर में, या फिर एब्यूज और एट होम, घर में बहुत सारा झगड़ा चल रहा है। ये प्रॉपर्टी के मामले में भी हो सकता है झगड़ा, ये हस्बैंड वाइफ का भी झगड़ा हो सकता है, मियाँ बीवी का भी झगड़ा हो सकता है, बच्चों के साथ भी लड़ाई हो सकती है। अब्यूज एट होम, अब्यूज एट जॉब, अब्यूज एट होम, स्टैफिसाइक्लिया और सेपिया, बहुत दो ये प्रोमिनेंट दवाइयां हैं अब्यूज एट होम के लिए। अब्यूज एट जॉब, लगातार बॉस आया, बॉस ने इंसल्ट कर दिया, इसने, बॉस ने गाली गलौज कर दी, तो इसके कारण ये जो लोग हैं, कुछ सामान्य से छोटी सी गलती हो गई, लेकिन बॉस इतने चिढ़ गए कि उसे काम से निकालने की धमकी दे दी। तो ऐसे लोगों में ये अक्सर पाया जाता है, स्टैफिसाग्रिया और कैलकेरिया फॉस, इंसल्ट एट जॉब, या फिर वो गुस्सा आता है बॉस के ऊपर, लेकिन वो गुस्सा दबाना पड़ता है, वो सहना पड़ता है, क्योंकि नौकरी अपनी चली जाएगी, अपना जॉब चला जाएगा। तो इसके कारण ये लोग बीमार पड़ते हैं, पीडीडी के शिकार हो जाते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली में, चाहे मैंने जैसे बताया कि बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अचानक बिजनेस लॉस हो गया, शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा लगाया था, जब तक शेयर्स के पैसे आ रहे थे बहुत अच्छा लगा, एक दिन अचानक बहुत सारी रकम लगाई, मार्केट गिर गया, और फिर वो डिप्रेशन में चला गया। ये पीडीडी में अक्सर देखा जाता है। या फिर डिवोर्स, डिवोर्स जो घटस्फोट, डिवोर्स के कारण या तो बच्चे सफर होते हैं, या वो लेडी भी सफर हो सकती है, या फिर हस्बैंड भी सफर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किसके साइड से डिवोर्स की मांग पहले रखी गई और क्यों रखी गई। तो बहुत सारी बार ये जो है
ये घर का मामला और डिवोर्स के केसेस में बहुत बार मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जिनमें अक्सर डिप्रेशन पाया जाता है। और इसमें कोई मेल फीमेल ऐसा कुछ रेशियो नहीं है। फीमेल ज्यादातर अक्सर उन्हें तो सब कुछ फेस करना पड़ता है, अगर बच्चों का भी जन्म हुआ हो तो और ज्यादा उनकी मुसीबतें बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली उनका रेशियो थोड़ा ज्यादा है। तो ये जो है ये पीडीडी में पाया जाता है। उसके लक्षण भी क्या है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, पूरे दिन भर के काम में उनका मन नहीं लगता है, ये डिप्रेशन का प्रमुख लक्षण है। होपलेसनेस, कोई उम्मीद ही नहीं बची है डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी में मैं क्यों जीता हूं पता नहीं, कितना जीना है वो भी पता नहीं, शायद मौत भी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा कि मैं एक बार इन सब झंझटों से मैं छूट जाऊंगा। इतनी दिमागी हालत उनकी खराब होती जाती है। भूख या तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर भूख बहुत ज्यादा कम हो जाती है, भूख ही नहीं लगती। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, दुख के कारण खाना भी नहीं जाता है। तो पानी के साथ मैं जैसे तैसे आधी रोटी में खाता हूं, लेकिन पानी के साथ मुझे निगलना पड़ता है। ये जो शिकायत है ये पीडीडी में अक्सर पाई जाती है। लॉस ऑफ स्लीप, कॉक्यूलस इंडिकस इज अ क्लासिकल रेमेडी बिकॉज ऑफ दिस पीडीडी। कांस्टेंट परसिस्टेंट डिप्रेसिव मूड रहता है कॉक्यूलस इंडिकस में, और नींद बहुत बार टूट जाती है कॉक्यूलस इंडिकस में। हम वर्टाइगो के लिए कॉक्यूलस इंडिकस हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन पीडीडी में बहुत अच्छा काम करता है कॉक्यूलस इंडिकस। लैक ऑफ कंसंट्रेशन इज आल्सो अनदर सिम्टम ऑफ पीडीडी। और थर्ड जो आता है इज अ बायपोलर डिप्रेशन। बायपोलर, बायपोलर मतलब दो, उसके भागी दो है। एक तो मूड बहुत अच्छा, बहुत मतलब उनको दुनिया से वो हटकर बिहेवियर रहता है, कुछ लेना देना ही नहीं। हम पहचान सकते हैं ऐसे लोग, पेशेंट्स को। और या तो मूड एकदम डिप्रेस्ड मूड, एकदम दुखी, बहुत ज्यादा दुख होना, या फिर मूड एकदम बहुत ज्यादा एलिवेटेड मूड। और उस एलिवेटेड मूड में बहुत सारी बार उनके हाथों से कई सारी गलतियां हो भी जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो डिप्रेशन की केस को काफी केयरफुली हैंडल करना चाहिए। एग्जैक्ट कॉजेस में, इसके कारणों में, एग्जैक्ट कॉज ऑफ बाइपोलर डिप्रेशन, ये मतलब दो प्रकार की, कभी खुशी कभी गम, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, एकदम सा मूड एकदम निकल जाता है या फिर एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ये जो है इज अ बाइपोलर डिप्रेशन। तो combination, it could be a combination of genetics, combination of environment, or else altered brain structure or altered brain chemistry। ये उसके कुछ कारण मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा कहे गए हैं जो कि बाइपोलर डिप्रेशन में, डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। तो उसके सिम्टम्स भी बिल्कुल उसी प्रकार के हैं। एक तो मूड एकदम बहुत बढ़िया रहता है, मैनिक एपिसोड्स, एकदम एकदम कभी खुशी कभी गम, मैंने जो बताया, एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम इरेटिक बिहेवियर। हमें लगता है यार ये अभी 5 मिनट पहले एकदम इतना खुश था, अच्छा था, एकदम सा रोना क्यों शुरू किया। तो घर वाले भी जैसे कंप्लेंट्स करते हैं कि ये कभी कभी ना डॉक्टर साहब ये बहुत एकदम राजा जैसे बर्ताव करते हैं, लेकिन कई कई बार इनका तुरंत रोना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों रोते हैं? इनका मूड कभी अच्छा होता है तो अच्छे मूड में बहुत सारा ऑर्डर करेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, ये खाना मंगवाओ, जोमेटो से ऑर्डर करेंगे, बहुत सारी चीजें ऑर्डर करेंगे, खाने के बाद अचानक से उनका रोना शुरू हो जाता है। तो ये मूड स्विंग्स इतने क्यों? तो ये बाइपोलर डिप्रेशन की शिकायत है। तो एकदम एक तो हाई एनर्जी, और उनको उस समय जबकि मूड बहुत ज्यादा अच्छा होता है तब उनको नींद की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा एक आध घंटा भी वो सोए तो भी वो फ्रेश लगते हैं पूरा दिन भर, मतलब वेरी एक्टिव लगते हैं। और उसके बाद डिप्रेसिव एपिसोड में किसी लो एनर्जी,
पुअर स्लीप, या फिर लो मोटिवेशन, उनको कहीं पर भी हम मोटिवेट करने जाए क्या यार चलो मेरे साथ, हम पिक्चर देखेंगे, हम मूवी के लिए जाएंगे, या फिर हम ये त्योहार अभी नवरात्रि का चल रहा है, चलो जरा गरबा खेलने जाएंगे, या फिर वो पंडाल में कुछ देखने जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इट्स अ बायपोलर डिप्रेशन. It may be associated with suicidal thoughts और मेटालिकम नाट्रम सब जैसी दवाइयां जो है ये बायपोलर डिप्रेशन में हमें थोड़ी सोचनी चाहिए. मूड स्विंग्स, प्री मेंस्ट्रुअल पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सैडनेस. आजकल बहुत सारी लड़कियां औरतें बोलती है कि मुझे पीएमएस की शिकायत है, पीएमएस की शिकायत है. तो पीएमएस इज अ पार्ट ऑफ अ बाइपोलर डिप्रेशन, वैरायटी ऑफ अ बाइपोलर डिप्रेशन. तो वहां पर भी मूड स्विंग्स अचानक से होते जाते हैं, कभी एकदम खुश रहते हैं, एकदम डिप्रेस हो जाते हैं. तो पीएमएस के लिए नाट्रमूर, पल्सेटिला, स्टैनमेट, म्यूरेक्स, वेराट्रम जैसी दवाइयां जो है ये पीएमएस के लिए बहुत अच्छा काम करती है. ये मेडिसिन मैं जो बता रहा हूं ये मैं रोजाना प्रैक्टिस में जो इस्तेमाल करता हूं उसके बारे में मैं बता रहा हूं, जो कि मैं सिर्फ नोट्स कहां से इकट्ठा किए और मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, जो बुक्स में लिखा है, और सिर्फ आपको बताने के लिए आपके सामने नहीं बैठा हूं मैं. ये अपने प्रैक्टिस में मैं इन दवाइयों का प्रयोग रोज की जिंदगी में करता हूं. तो एंजाइटी, चिंता, बहुत ज्यादा चिंता, पूरे विश्व की चिंता. एपथी, एप्रिहेंशन, भय, चिंता, भीति, ये इसके लक्षण है. मतलब उनको अगर बस भी उनकी आ गई तो ये तुरंत टॉयलेट वॉशरूम जाएंगे. ट्रेन का आने का समय हो गया तो ये तुरंत वॉशरूम जाते हैं. दिस इज अ बायपोलर डिप्रेशन. और जब तक ट्रेन नहीं आती तब घड़ी में देखते, लगातार लगातार इंतजार करते थे, और जैसे ही ट्रेन का आने का समय हो गया या बस का आने का समय हो गया तो दे रश टुवर्ड्स टॉयलेट. इट्स बायपोलर डिप्रेशन. जनरल डिस्कनेक्ट, असंतोष, बहुत ज्यादा असंतोष उनके मन में रहता है सभी चीजों पर. मतलब असंतोष, कुछ खाना भी बनाया तो भी वो असंतोष, कुछ खीर बनाई तो भी असंतोष, श्रीखंड या बासुंदी बना कर दी अच्छी खासी तो भी असंतोष. मतलब उनको संतुष्ट करना घर की महिला के लिए बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होता है. एग्रीगेशन और एजिटेशन, एकदम एकदम घबराहट, एजिटेशन, एकदम सा, डॉक्टर साहब मुझे ना एकदम घबराहट महसूस होती है, पाल्पिटेशन होता है, छाती में ऐसे धड़ 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 धड़, धक 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 धक, धड़कन, मेरी हृदय की गति बढ़ जाती है, मैं धड़कन महसूस, बहुत ज्यादा धड़कन धड़कन महसूस करता हूं. ये जो है एजिटेशन या फिर भ्रम, डिल्यूजन्स, ये भी आ, इस बाइपोलर डिप्रेशन का एक लक्षण है. डिल्यूजन्स मतलब भ्रम होना कि कोई आया है, कोई तो खड़ा है, वो आया है. ज्यादातर ओल्ड एज में ये पाया जाता है, वयोवृद्ध लोग जो है ऐसे पेशेंट्स में ये अक्सर पाया जाता है. फटीग और रेस्टलेस, फटीगनेस, पूरा शरीर थक गया है, फिर भी रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, वो कभी भी शांत नहीं बैठेंगे. या तो ये कॉबवेब लाइक सेंसेशन हम अक्सर देखते हैं, ऑक्यूलस इंडिकस में है, कैनाबिस इंडिका में है, कॉबवेब लाइक सेंसेशन. तो ये रेस्टलेसनेस का एक लक्षण है. पांव भी रखेंगे तो भी पांव ऐसे ऐसे हिलाएंगे, चेयर पर हाथ रखेंगे तो भी टक 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 उंगलियां घुमाते रहेंगे. तो ये जो सब लक्षण है ये रेस्टलेसनेस के उनके लक्षण है. नींद, या तो बहुत ज्यादा नींद आती है या फिर नींद ही नहीं आती. नींद की जो तकरार जो है, इंसोम्निया भी है, और स्लीप फॉर आवर्स टुगेदर, 12-14 घंटे आराम से वो सो सकते हैं. इट्स बाइपोलर डिप्रेशन. वेट लॉस और वेट गेन, हम
TSH लेवल देखकर बोलते कि आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट है, लेकिन उसमें मेंटल्स हम पूछना भूल जाते हैं, क्योंकि पेशेंट तो हमारे सामने रिपोर्ट लेके अक्सर आते हैं। तो और गिल्ट, अपराध की भावना लगातार उनके मन में रहती है। ये जो है ये बाइपोलर डिप्रेशन है। अब दोस्तों, मैं एक बात उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो डिप्रेशन की जो प्रकार है, ये बहुत सारी बार they come under pseudo-chronic non-miasmatic diseases। pseudo-chronic non-miasmatic diseases, जिंदगी में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ, कोई चल बसा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, अचानक से मां गुजर गई, ऐसी कुछ ना कुछ बड़े हादसे की हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की हिस्ट्री, या फिर बच्चा पेट में ही गुजर गया, तो ऐसे सिचुएशन में डिप्रेशन पाया जाता है। और वो लगातार लंबे समय तक चलता है। लेकिन डिप्रेशन इटसेल्फ बहुत सारी बार मायाजम्स की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एलिमेंट्स फ्रॉम, हमें पेशेंट ही हिस्ट्री देते हैं। और जबकि हमारी मटेरिया मेडिका भी उसी प्रकार से लिखी है, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट्स फ्रॉम सैडनेस, एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ समवन, ये सब मटेरिया मेडिका में या फिर रेपर्टरी में उसी भाषा में लिखा है। तो हमें काफी आसान हो जाता है। लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। या तो पेशेंट आपके पास डायरेक्ट आएंगे डिप्रेशन के लिए, जिसमें या तो ये घटनाएं हुई है, नॉट वेल सिंस दैट मोमेंट, उस समय से मेरी तबीयत बिगड़ गई है, नॉट वेल सिंस दैट मोमेंट। कई सारी रेमेडीज है, इग्नेशिया है, लैकेसिस है, स्टेपिया है, सल्फर है, पल्सेटिला है। पल्सेटिला में अगर एक आध लड़की जो गांव की लड़की है उसे शहर में लेकर गए किसी काम के लिए, तो वो वहां जाकर बीमार हो जाती है, क्लोरोसिस, एनीमिया हो जाता है। हालांकि गांव में उसके खाने पीने के लाले पड़े हैं, लेकिन वहां तो जिसके घर में काम करना है उनके घर में तो बहुत बड़ा बढ़िया प्रकार का खाना मिल रहा है, फिर भी एनीमिया हो जाता है। द गर्ल फॉल सिक व्हेन शी ट्रेवल्स फ्रॉम हर ओन टाउन टू अनदर टाउन। तो ये सल्फर, सल्फर में एक वेरी वाइटल सिम्टम है सल्फर का, नॉट वेल सिंस लास्ट एबॉर्शन। आपको ये कब से, ये शारीरिक जो व्याधि या तकरार जो है ये कब से है? तो मुझे मेरा लास्ट एबॉर्शन जब हुआ तब से मुझे ये शिकायतें हैं। मुझे चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे डायबिटीज हो गया हो, चाहे माइग्रेन हो गया हो, बहुत सारी फिजिकल कंप्लेंट्स वो बताएंगे, लेकिन उसके पीछे वो एक मुख्य वाक्य रहता है कि नॉट वेल सिंस दैट मोमेंट। इग्नेशिया भी है, तो ये ध्यान में रखिए। और इनडायरेक्ट पेशेंट्स, ये डायरेक्ट पेशेंट अपने क्लिनिक में सही मायने में वो डिप्रेशन के उपचार के लिए आए हो, लेकिन इनडायरेक्ट पेशेंट्स तो बहुत ज्यादा उनका परसेंटेज है। क्योंकि क्या है, हमारे देश में, हमारे समाज में डिप्रेशन के लिए, अवसाद के लिए इतनी जागृति नहीं हुई है। जैसे कि गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, नाक में डेविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है, जबान में अल्सर्स हो सकते हैं, वैसे ही हमारा मन भी बीमार पड़ सकता है। लेकिन ये मान्य, मन बीमार है मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जाना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब हमारे पड़ोस के मेडिकल स्टोर वाले को अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाना, मतलब उनको लगता है कि हमें कुछ मेंटल जैसी बीमारी, मतलब हम, हमारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये सबको पता चल जाएगा। इसके कारण बहुत सारी बार डिप्रेशन के पेशेंट्स डायरेक्ट हमारे पास नहीं आते हैं, लेकिन फिजिकल कंप्लेंट्स लेके आते हैं। हमें चेहरा बस पढ़ना चाहिए साथियों, चेहरा पढ़ने से पता चलता है। कई बार घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द, लगातार सिर दर्द हो रहा है पिछले 4 सालों से, या फिर आधा हेडेक, माइग्रेन जैसा लेफ्ट साइडेड हेडेक, हम तुरंत स्पाइजिलिया देकर काम निपटा देते हैं।
सैंग्यूनेरिया, राइट साइडेड हेडेक, हम सैंग्यूनेरिया देके काम निपटा लेते हैं। लेकिन अगर हम उसमें और ज्यादा उतर गए, हमने और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ है, बुरा हादसा हुआ है, उसके कारण वो दिन ब दिन बीमार गिरता गया। तो एसिडिटी की कंप्लेन हो या स्लीपलेसनेस की कंप्लेन हो, हमें एक, मुझे डॉक्टर नींद ठीक नहीं आती, हमें बस अगला सवाल पूछना है कि क्या कारण है। डॉक्टर मुझे माइग्रेन 4 सालों से हो रहा है, तो बाकी डॉक्टर जो है 4 सालों से किस प्रकार से दुखता है, ठन 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 दुखता है। और कहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, नहीं दुखता है, यहाँ पर दुखता है, हाँ दुखता है, सामने पर दुखता है, जी दुखता है, यहाँ पर दुखता है, तो एक्सरे आप वाटर स्यू करके आइए, शायद ये साइनस की बीमारी हो सकती है। उससे पहले 4 साल से जब वो बोलते हैं, तो एक सवाल पूछना चाहिए, क्या कारण हुआ कि आपका सर दर्द शुरू हुआ? ऐसा कौन सा कारण हुआ कि आपको 8 साल से एसिडिटी कंप्लेंट है? ऐसा क्या कारण हुआ कि आपकी नींद उड़ गई? तो पेशेंट, कितने सारे पेशेंट्स मेरे सामने रोना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिए, हनुमान ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा है कि होम्योपैथी इज एन आर्ट एंड साइंस। तो साइंस तो हम जानते हैं, लेकिन आर्ट के तरफ डिप्रेशन के केसेस में आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मैं कई और जो दवाइयां हैं, मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा सा वार्तालाप करूंगा। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीक, एपिस मेलिफिका। बहुत सारी सावधानी बरतने के बाद भी हाथ से चीजें, मतलब या कप या सॉसर हो या फिर मोबाइल फोन हो, गिर जाता है। कितना भी वो कोशिश करे कि मैंने ग्लास ठीक से पकड़ा है, हाथ से गिर जाता है। इवन दो दे आर कॉन्शियस अबाउट कैरिंग दोज थिंग्स, फिर भी हाथों से चीजें गिर जाती है। एपिस मेलिफिका, एपिस मेलिफिका खास करके विडोज के लिए दवाई है। तो एपिस मेलिफिका ध्यान में रखिए। एपिस मेलिफिका में भी एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, कोई हादसा हो गया, कुछ डरावना सा हादसा हो गया जिंदगी में, कुछ वैक्सेशन, चीड़ आने जैसा कुछ हादसा हो गया, बैड न्यूज, एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज इज एपिस मेलिफिका। तो ये कारण एपिस मेलिफिका में पाए जाते हैं। ऑरम मेटालिकम, ऑरम मेटालिकम के व्यक्तित्व जो है, ऑरम मेटालिकम इज ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड फ्रॉम गोल्ड। तो ये गोल्ड का जो रिचनेस है वो उनके स्वभाव में भी है। डॉक्टर जवाहर शाह का अगर आप होमपैथ सॉफ्टवेयर देखेंगे, तो सॉफ्टवेयर के साथ जो सीडीज वगैरह आते हैं, तो उन्होंने क्लासिकली दिखाया है कि महात्मा गांधी, इनका कितना आदर करता था समाज। महात्मा गांधी जब कोर्ट में जाते थे, तो जजेस भी ऐसे कुर्सी से थोड़ा सा उठते थे। तो इतना आदर पाने वाला व्यक्ति, या फिर हमारे महाराष्ट्र के अन्ना हजारे, ऐसे जो व्यक्तित्व है कि जिन्हें पूरे विश्व की चिंता, पूरे देश की चिंता जिन्हें लगी रहती है। मुझे तो कई बार मोदी जी भी और मेटालिकम लगते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सुसाइडल थॉट्स इज अ वेरी ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑरम मेटालिक। लेकिन ऑरम मेटालिकम में फ्राइट, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एंगर, मॉर्टिफिकेशन, अपमान, अवसाद का कारण है अपमान। जो अपमान, लगातार अपमान नहीं सह पाता है, शायद वो या तो डिप्रेशन में भी चला जा सकता है, या फिर दे कैन कमिट अ सुसाइड। ये उसके लक्षण है। ओवर सेंसिटिवनेस, ओवर सेंसिटिवनेस टू द सोसाइटी, ओवर सेंसिटिवनेस टू द अपने बाल बच्चों के तरफ या फिर समाज के तरफ, उनका ओवर सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा होता है। लैकेसिस, लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ, डिसअपॉइंटेड लव, प्यार था मेरा, हमारा 5 साल प्यार था, और फिर हमारी शादी नहीं हुई, वो लड़के की किसी और के साथ शादी हो गई और वो जिंदगी में टूट गया। तो ये टूटने की जो संभावनाएं रहती है, उसमें अक्सर डिप्रेशन पाया जाता है। डिसअपॉइंटेड लव, तो डिसअपॉइंटेड लव में लैकेसिस के बारे में आप सोच सकते हैं। मेनोपॉजल फीमेल्स में ज्यादातर लैकेसिस का विचार आप जरूर कीजिए। सल्फर का मैंने पहले से ही बताया आपको कि सल्फर में नॉट वेल सिंस लास्ट एबॉर्शन,
एक मैंने आसाम के सिलचर डिस्ट्रिक्ट की एक आईटी प्रोफेशनल जो कि पुणे में काम करती है, उसका एबॉर्शन हुआ था एट एज ऑफ 33। उसको मैंने सेल सल्फर दिया था। मुझे आज भी वो क्या केस याद है। वो आई थी हार्ट बर्न के लिए, बहुत ज्यादा एसिडिटी, बहुत ज्यादा गैस बनती है, लेकिन मैंने उस समय पूछा था कि ये कैसे शुरू हुआ, तब उन्होंने उसने बताया था कि मेरे एबॉर्शन के बाद ये सब शुरू हुआ, तो सल्फर ने ये सब ठीक कर दिया। Calcarea phos, ailments from grief, ailments from disappointed love, and Calcarea phos is classically indicated for pubertal girls, pubertal age 13, 14, 15, 16 साल की लड़कियां। कॉक्यूलस इंडिकस में दे कैनॉट बियर कॉन्ट्रडिक्शन, उन्हें विरोध पसंद नहीं होता है, इसलिए कॉक्यूलस इंडिकस कैन लैंड इनटू डिप्रेशन, इजीली ऑफेंडेड, किसी छोटे से कारण से भी वो गुस्सा हो सकते हैं। इजीली ऑफेंडेड इज कैरेक्टरिस्टिक, स्पीक्स हेस्टिली, बहुत ज्यादा बड़बड़ 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 एकदम फास्ट बातें करते हैं। हिपार्सल और कैलकेरिया कॉक्यूलस इंडिकस बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। डिप्रेशन, जो ड्रंकार्ड्स में, अल्कोहलिक पेशेंट्स में अगर डिप्रेशन है तो कॉक्यूलस इंडिकस के बारे में आप जरूर विचार कीजिए। लॉस ऑफ स्लीप, एब्सॉर्ब मूड, खुद के ख्यालों में खोया हुआ व्यक्तित्व इज एब्सॉर्ब मूड, ये जो है ये अवसाद का एक लक्षण कॉक्यूलस इंडिकस में पाया जाता है। और कॉक्यूलस इंडिकस जैसे ऑरम मेटालिकम दूसरों की चिंता करता है, कॉक्यूलस इंडिकस भी दूसरों की बहुत ज्यादा चिंता करता है। क्या उसने खाना खाया होगा, क्या नहीं खाया होगा, रास्ते में कोई रास्ता भी क्रॉस करता है, वो ब्रेक लगाते हैं गाड़ी का, लेकिन यार वो गिर गया, मेरे ब्रेक लगाने से अपने आप खुद से ही गिर गया, लेकिन उन्हें घर जाने तक या फिर किसी काम पर जाने तक उनके दिमाग में रहता है कि मेरे कारण वो रास्ते में गिर गया। असल में होता तो कुछ नहीं, उनके कारण कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दूसरों की चिंता करने वाले लोग होते हैं कॉक्यूलस इंडिकस। प्रोफाउंड सैडनेस, बहुत ज्यादा दुखी इस कॉक्यूलस इंडिकस। जेलसीमियम में तो जेलसीमियम इज अ क्लासिकल एक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जेलसीमियम में बहुत सारी बार डर, फ्राइट के कारण, जो डर मूवी है वो भी आप सोचेंगे ना तो वो जो हीरोइन जो है भागती रहती है डर के कारण, बिल्कुल उसी प्रकार का जेलसीमियम का व्यवहार रहता है। इतनी ज्यादा डरावनी चीजें लाइफ में वो एक्सपेक्ट करते हैं या फिर घटनाएं ऐसी घटती जाती है। तो या फियर, एक्साइटिंग न्यूज, कुछ एक्साइटिंग अप्रिय समाचार एकदम अचानक से मिल गया कि उसका एक्स वाई जेड का एक्सीडेंट हो गया, उसके करीबी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट गया, तो दे बिकम वेरी सैड, इज जेलसीमियम। सडन इमोशन, सडन एकदम किसी अप्रिय घटना के कारण एकदम मेंटल डिप्रेशन में चला जाना इज अ जेलसीमियम। और जेलसीमियम में टू अपियर इन द पब्लिक, स्टेज पर जाना, या फिर हमारा जो अभी लेक्चर जो चल रहा है तो कैमरे के सामने खड़ा होना, लोगों से बात करना, आंखों से आंख मिला के बात करना, ये जेलसीमियम के लिए बहुत घबराने वाली, घबराहट वाली चीज होती है। शांति से अकेले में बैठना जेलसीमियम को अच्छा लगता है। इग्नेशिया, इग्नेशिया में एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा होने के कारण डिप्रेशन की शुरुआत हो गई। ग्रीफ के कारण बहुत ज्यादा दुख, एकदम अचानक से कुछ घटना, ऐसे हादसा हो गया जिंदगी में कि वो जो डिप्रेशन में गया वो फिर बाहर उभरा ही नहीं। मैं एक और इमेजिनरी ट्रबल्स के कारण, इमेजिनेशन, सिर्फ इतना ज्यादा इमेजिनेशन होता है इग्नेशिया में कि वो उसके कारण भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक हाल ही में एक केस मेरे पास आई थी, एक लेडी आई थी, उसकी शिकायतें थी हार्ट बर्न, पेट में दुख रहा है और मुझे एसिडिटी की तकलीफ है, मेरे गर्दन में पेन है, मेरे कंधे भी दुखते हैं। फिर बाद में शुरुआत से बोली कि मेरे उंगलियां दुखती है, तो बाद में कहने लगी यहां पर भी दुखता है, यहां पर भी दुखता है, तो मल्टीपल जॉइंट पेन्स, खाना खाना भी नहीं जाता है। तो ये सब पूछने के बाद मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों हुआ,
तो फिर उनके साथ उनका लड़का आया था, तो कहने लगा, सर मेरे भाई की यंग चाप 22 साल का लड़का वॉज अ नेशनल कबड्डी प्लेयर, कर्नाटक में वो मैचेस के लिए गए थे, उस व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया और उसी जगह पर ड्राइवर समेत और 2 खिलाड़ियों की मौत हो गई। तो उसके कारण तब से मेरी माँ बीमार पड़ी है, तो आज तक उभरी नहीं है। तो ये बोलने के बाद मैंने इग्निशिया शुरू किया। आप मानेंगे नहीं, वो लेडी करीब 1919 में अगस्त 2019 में 2019 में वो हादसा हुआ था। लगभग 5-6 साल से वो बीमार चल रही थी। अब उसकी कोई भी शिकायत नहीं रही है। ये काम जो है ये होम्योपैथ का काम है। तो नाट्रम म्यूराटिका, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, ग्रीफ, फ्राइट, आरजीकर हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ हाल ही में कोलकाता में, या फिर हमारे महाराष्ट्र में बदलापुर में जो हादसा हुआ, कई सारे पेशेंट्स में इसके कारण दुखी होने की होना या फिर डिप्रेशन मैंने पाया है। मैं उसका केस भी आपको दिखाने वाला हूं। अक्वर्डनेस जो एपिस मेलिफिका में, कि काफी ज्यादा होश से कुछ चीजें वो लेकर जाते हैं लेकिन हाथ से गिर जाती है, बिल्कुल चाय चाय का कप हो या फिर पानी का ग्लास हो, अपने आप हाथों से गिर जाता है। ये नाइट्रामोर में भी पाया जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम इज अनदर रेमेडी, जिसमें एप्रहेंशन, मतलब स्टेज पर जाना है, कोर्ट में जाना है, किसी डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास भी रिपोर्ट में क्या आएगा, रिपोर्ट में क्या आएगा, पैथोलॉजी लैब में रिपोर्ट लेने के लिए भी ऐसे पेशेंट्स महीनों लगाते हैं। खून दे दिया है कुछ 3 महीने पहले और रिपोर्ट ही लेने नहीं जाते हैं। आंटी एप्रीहेंसिव फियर, नागरकोविल आंटी एप्रीहेंसिव फियर, स्टेज पर भाषण देना, एप्रीहेंसिव फियर, कोई प्रोटालस पेडस, एप्रीहेंसिव फियर। और एक केस में बताता हूं कि एक लेडी मेरे पास आई थी 2011 में, एक बहुत ही देहाती औरत उसके लड़के के साथ आई थी। उसका लड़का भी पाजामा शर्ट, अपनी टोपी, गांधी टोपी पहना हुआ, यहाँ पर भगवान का कुछ टीका लगाया था और बुढ़िया को लेकर आया था। 70 साल की बूढ़ी औरत थी। डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो मैंने पूछा कब से होता है, तो हो गए 4 साल मेरे पेट में दर्द है। तो कब होता है लेकिन, तो उनका लड़का बोला कि ये अक्सर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक उसका चलता है। तो मुझे लगा कि ये जाड़े के मौसम में ये उनको पेट में दर्द होता है, जबकि विंटर सीजन में, जाड़े के मौसम में पेट में दर्द होता है। तब मैंने पूछा फिर खाना क्या खाते हो, तो लेकिन किसान लोग हैं, खाना तो उनके खेत में जो भी तैयार होता है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, बस वही खाना, कुछ अलग खाने की संभावना ही नहीं। और दांत नहीं है मुंह में, तो ज्यादा कुछ और कोई बाहर वाली चीजें, चीज, पिज्जा, बर्गर, वो तो मिलता भी नहीं है उस इतने छोटे से गांव में। तो मैंने उस दादी कह सकते हैं उनको पूछा कि ये दादी जी, ये आपको हुआ क्यों, लेकिन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई इसकी। तब वो ऐसे उसने लड़के के पास देखा और थोड़ा सा शर्माई, थोड़ा सा सहमाई, और उसने बताया कि वो जो मैंने टीवी पर देखा ना, और हर साल मैं देखती हूँ, 26/11, 26/11 मैंने मैकफॉस दवाई दी। मैकफॉस की एक विशेषता है, मैग ग्रुप की जो दवाइयां जो है ना, वो उसमें पेन तो होना चाहिए, दर्द होना चाहिए। फिर मैग, अगर दर्द नहीं है किसी शिकायत में, तो मैग ग्रुप नहीं आएगा। मैग मूर हो, मैग कार हो, मैग फॉस हो, दर्द होना चाहिए। तो ये प्रमुख शिकायत मैग फॉस मैंने दिया। मैग फॉस, मैग ग्रुप इज, बहुत ज्यादा उनको परेशानी होती है सोशल वायलेंस देखकर। दुनिया के देखिए, महाराष्ट्र में पुणे जिले में मेरे सासवड़ गांव से भी एक 15 किलोमीटर दूर का एक छोटा सा कस्बा, जिसकी लोक संख्या होगी शायद 2-2.5 हजार, तो वहां से वो लेडी आई थी।
उसको मैंने मैकफॉस दिया। और कुछ केसेस में क्विकली एकदम फटाफट बताता हूं। इसके लिए हनीमान ने हमें कहीं पर भी अपाहिज नहीं छोड़ा है। हम क्या कर सकते हैं? हम होम्योपैथिक दवाइयां दे सकते हैं। उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये साइड का जो है निकाल देना। ये देखिए, ये केस डेथ ऑफ आवर हस्बैंड, 4 साल पहले डेथ हुई है। उससे इस लेडी का, उसको डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डिसग्लाइसेमिया। डायबिटीज में कभी शुगर एकदम से 60 तक चली जाती है। तो जो भी डायबिटोलॉजिस्ट ने उसे उसे जो दवाई दी है वो भी काम नहीं करते। तो डॉक्टर बोलते हैं कि कई बार आप बंद करो दवाई, तो कई बार आप बोलते हैं कि आप दवाई शुरू करो, क्योंकि 350 शुगर हो गई है। एकदम 60 से लेकर 350 400 तक शुगर जाती है। तो इसे कहते हैं डिसग्लाइसेमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसका कारण था कि उसका हस्बैंड 2021 के कोविड के दौरान वो गुजर गया अचानक से। तो उसके कारण उसे मैंने इग्नेशिया दिया और वो काफी हद तक अभी सही सब जा रहा है। तो दोस्तों, डॉक्टर सैमुअल हनीमान ने हमें कहीं भी अफाइज नहीं छोड़ा है। हम कुछ भी करके दवाइयां या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सैमुअल हनीमान ने एफोरिज्म नंबर 288 और 289 में मस्मेरिज्म की बात कही है। तो फ्रांज मस्मर, जो कि हनीमान उन्हें जानते थे, फ्रांज मस्मर वाज अ साइंटिस्ट। हमें द क्राउड वाज मस्मराइज्ड बाय माइकल जैक्सन हम बोलते हैं, या फिर क्राउड वाज मस्मराइज्ड बाय सलमान खान। तो हमें मस्मरिज्म का हम उपयोग बहुत सही मात्रा में कर सकते हैं। ये फियर ऑफ एग्जामिनेशन, जिसे मैंने जेलसिमियम दिया था लेकिन उसे मस्मराइज किया है, उसको पासेस भी दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ट्राइकोटिलोमैनिया की केस है। ट्राइकोटिलोमैनिया मतलब ये लड़की आई थी, उसके पिताजी पुणे शहर में पुलिस है, तो लेकिन वो बहुत शराबी है। तो ये 10th स्टैंडर्ड वाली लड़की, उसे उसकी मम्मी लेकर गई थी हेयर लॉस के लिए। तो इतनी बड़ी फाइल, हेयर लॉस की ट्रीटमेंट चल रही थी। आप देखिए, उसके बाल भी बहुत छोटे हैं। तो मैंने जब देखा और मैंने पूछा उस मम्मी से कि आपने इतने ज्यादा बाल गिर गए, तो आपके घर में कितने ज्यादा बाल मिलते होंगे आपके कचरे में, या फिर किसी कॉर्नर ऑफ हाउस में, या फिर कंघी में कितने बाल आते हैं? तो वो बोली कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो फिर मैंने मम्मी को बाहर बिठाया और इसे लड़की को पूछा। तो उसने वो बताया मुझे। मैंने उसको सीधा सवाल किया कि क्या, क्योंकि अनइवन हेयर ग्रोथ थी, मैंने उससे डायरेक्टली पूछा कि क्या तुम बाल पुल आउट करती हो, क्या बाल निकालती हो और खाती हो? तो यस, शी स्टार्टेड क्राइम। तो ये मस्मरिज्म के कुछ 6 सेशन के बाद उसके बाल फिर से आ गए। ये भी, अरे पहले बार, ये भी लड़का सर सर ट्राइकोटिलोमैनिया, आप देखिए पैचेस में डॉक्टर दीपक। एलोपेशिया एरिएटा लगता है। हाँ जी सर। सर बस लास्ट के नेक्स्ट। 2 मिनट्स बचे हैं। वैसे सर आप केसेस बहुत यस बढ़िया यस यस, दिखा रहे हैं। 2 मिनट हाँ जी। 2 मिनट हाँ 2 जी सर। मिनट 2 मिनट। हाँ जी नेक्स्ट। सर। हाँ जी नेक्स्ट सर। फिल्म, लास्ट लास्ट एक मैं आपको फिल्म दिखाता हूं, जो कि पासेस हम वी कैन प्रोवाइड एन नंबर ऑफ थेरेपी, मस्मरिज्म एक अलग ट्रीटमेंट जो होम्योपैथी में पहले से इंट्रोड्यूस की है। देखिए, दीज आर इनडायरेक्ट पासेस। ये एक शिक्षण संस्था के एक सेक्रेटरी है जो डिप्रेशन में हाल ही में गए। तो कारण क्या हुआ? आरजीकर हॉस्पिटल में जो घटना हुई, और इनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है पुणे में। आरजीकर हॉस्पिटल में घटना हुई, उसके बाद बदलापुर में एक, मुंबई के नजदीक एक घटना हो गई। नेक्स्ट। मुंबई के नजदीक एक घटना हो गई। तो उसके कारण उनके दिल में इतना बहुत बड़ा डर बैठा है कि शायद, ये डायरेक्ट पास है, कि शायद मेरे संस्था में अगर हो गया तो पहले वो अरेस्ट करते हैं सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को। तो उस डर के कारण वो डिप्रेशन में चले गए साहब। तो उनको मैंने डिप्रेशन से बाहर निकाला। नेक्स्ट। तो ये सारे जो चीजें हैं, मस्मरिज्म कैन बी प्रैक्टिस्ड वेरी वेल। बस उसे आत्मसात करना बहुत कठिन है। इसी के साथ में मुझे अवसर दिया डॉक्टर मृदुल साहनी सर ने, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और सभी आप श्रोताओं का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दीपक जी।
हमेशा की तरह आप काफी लाइव प्रेजेंटेशंस रहा आपका, और काफी अपने इस पर चर्चा किया है, क्योंकि हम लोग के पास में समय सर की एक सेशन नेक्स्ट सिर्फ केसेस पे ही रखिएगा, क्योंकि केसेस काफी अच्छे दिखा रहे थे आप, बहुत बढ़िया केसेस थे, डिप्रेशन और ट्राइक्लोमेनिया और इस तरह के। तो आगे सेशन सर सिर्फ केसेस के ऊपर रखेंगे तो उससे और अच्छा वो मिलेगा मेडिसिन और उसके साथ। हाँ जी मैं सर। समझता हूँ कि दीपक जी इस बात को सहमत होंगे। बिल्कुल और सर, दीपक जी आपकी आपके आज्ञा। एक, हाँ आज्ञा नहीं, आपको आज्ञा दीजिए सर। एक केस, हम लोग एक सेशन आपसे डेट में लेकर के आपसे बात कर लूंगा, बिल्कुल सर, और हम लोग अगला सेशन आपका इस पर रखेंगे। बिल्कुल। तो नेहा जी, हम लोग का समय खत्म हो गया है, हाँ और जी सर, थैंक यू। दीपक हाँ जी जी को सर। धन्यवाद देते हाँ हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर दीपक जी, बहुत ही बढ़िया सेशन था। और जो हमने केसेस देखे हैं, आशा करते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेशन सिर्फ केसेस के ऊपर होगा। आज थोड़ा टाइम का लिमिटेशन था, तो हमारा हिंदी सेशन आज का यहीं खत्म होता है। और मैं थैंक सभी यू। का धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर दीपक का, जो हमारे साथ दोबारा जुड़े। और अब मैं अपने इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी जी को फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। Thank you, Dr. Neha ji. Now we are continuing our webinar as English.